सल्फर का लेगेसी से भी कोई ताल्लुक है कि नहीं, इसके अलावा, नींद के अलावा? क्योंकि बड़ी स्ट्रांग ये एंटीबायोटिक है अपनी जात में, होम्योपैथिक में भी बहुत स्ट्रांग एंटीबायोटिक है, इन मानों में कि ये थ्रेट पैदा कर देती है, जिस्म को मुअय्यन धमकी देती है कि तुम्हारे फलां जगह बड़ी खतरनाक कोई जरासीम की कार्रवाई हो रही है, और उनका ऐसा अच्छा नक्शा भेजती है कि सल्फर जहां एंटीबायोटिक का किरदार अदा करती है, इस जैसी और कोई चीज फिर नहीं। जो सल्फर का अपना दायरा है उसमें ये बेमिसाल है। उसकी मिसाल मैंने दी थी यूट्रिन इन्फेक्शन और सेप्टिसीमिया, जो अंदर बाज़ दफ़ा प्लेसेंटा रिटेन होने से पैदा हो जाता है, बाज़ दफ़ा किसी वजह से, उसमें सल्फर और पायरोजिन का कम्बिनेशन बेहतरीन कम्बिनेशन है। इसी तरह वो बुखार आजकल भी मैंने देखा है फ्लू वगैरह में, जो आम रोज़मर्रा की दवाओं से मुतासर नहीं होते, सल्फर 200 और पायरोजिन मिला के दें तो बड़ी जल्दी फ़र्क पड़ता है। बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है, मगर डायरेक्ट नहीं, बल्कि दिफाई निज़ाम को जगा कर तो असल हमले से मुत्तले करती है, उसके खिलाफ मुस्तैद करती है। बड़ा ही वसी असर है। गाउट भी सल्फर के दायरे कार में है। और उसकी वजह से बाज़ दफ़ा सल्फर की ज़रूरत है और मरीज़ उसको इस्तेमाल नहीं करता, डर जाता है, क्योंकि सल्फर अगर बाकी किसी बीमारी में फ़ायदेमंद हो और उस वक्त मरीज़ को गाउट का हमला ना हो, तो सल्फर खाने के बाद वो जो टोज़ हैं या उंगलियां वगैरह, उनमें गाउट का हमला हो जाएगा, मुतवर्रम हो जाएंगी, तो मरीज़ कहेगा मुझे तो बड़ा नुकसान पहुंचा है, छोड़ देगा। हालांकि सल्फर से अगर गाउट ज़ाहिर हो तो वहीं रख कर उसका इलाज होना चाहिए। एक्सट्रीमिटीज़ पर ही गाउट को रख कर या सल्फर से या किसी और दवा से जिसकी इलामतें ज़ाहिर हों उसका इलाज होना चाहिए। उसको छोड़कर अगर आप वापस भेज देंगे गाउट को, तो दूसरी गहरी बीमारियां जो हैं वो फिर आपके काबू में नहीं आ सकती। सिलीशिया की तरह सल्फर के मुतालिक भी ये वार्निंग है कि सिली मरीजों में बेधड़क इस्तेमाल ना करें, बहुत मुहतात रहें, क्योंकि सल्फर की तरह, सिलीशिया की तरह सल्फर भी इतना ताकतवर हुक्म देती है लंग्स को रद्द अमल का कि अगर बीमारी बढ़ गई हो और लंग्स कमज़ोर हो चुके हों तो वो फट जाएंगे रद्द अमल के साथ ही, और वो मरीज़ जो 1-2 साल रह सकता था बज़ाहिर, वो देखते देखते हाथ से निकल जाएगा। इसलिए लंग्स के मामले में खुसूसन जब सिली मादे एक्टिवेट हो चुके हों और बुखार बन गए हों, उस वक्त सल्फर देनी ठीक नहीं है। सल्फर के अब दूसरे ताल्लुकात, लेकेसिस के साथ भी इसका एक ताल्लुक है। आपने नींद में इसकी एग्रावेशन देख ली है। आमतौर पर जो देखा गया है वो ये है कि लेकेसिस अगर कुछ देर इस्तेमाल की जाए तो सल्फर की ज़रूरत पेश आ जाती है, सल्फर में उसकी इलामतें ज़ाहिर हो जाती हैं। और इसके बरक्स भी मैंने देखा है कि सल्फर ज़्यादा देर दी जाए तो मरीज़ में लेकेसिस की इलामतें ज़ाहिर हो जाती हैं, इसलिए लेकेसिस भी देनी पड़ती है। फिर सल्फर का ताल्लुक कैलकेरिया कार्ब से तो आपको मालूम ही है, और सिल में इनके जो मुतज़ाद असरात हैं वो याद रखने के काबिल हैं। सल्फर उस मादे को, जो सिल का मादा मुख्तलिफ शक्लों में, खलियों में लिपटा हुआ पड़ा है बाद अंदरूनी पर्दों में, उनको सल्फर तोड़ेगी और बाहर निकालेगी सिलिशिया की तरह। इसको एलियन प्रेजेंस यानी अजनबी लोगों की मौजूदगी पसंद नहीं है, इसलिए जरासीम के खिलाफ हमला करती है।
इस पहलू से सिलिशिया और सल्फर में जो नुमाया फ़र्क है वो इसके ठंडे और उसके गर्म होने के साथ ताल्लुक़ रखता है, ना कि अपने मिजाज के लिहाज से। दोनों का मिजाज ये है कि अजनबी बर्दाश्त नहीं, कोई गैर मुल्की मादा जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए उसको निकाल के बाहर फेंकना है। सल्फर का दायरा इसमें निस्बतन महदूद है। सल्फर अजनबी जिंदगी से मुतनफ़िर है और सिलिशिया हर अजनबी चीज से, चाहे वो रेत का जर्रा हो, चाहे वो गोली दबी हुई हो, शीशे का टुकड़ा हो, इतना वसी दायरा है सिलिशिया का कि हर अजनबी चीज जिसको जिस्म का हिस्सा नहीं होना चाहिए उसके खिलाफ ही रद्द-ए-अमल पैदा करती है। और सल्फर जिंदगी की उन किस्मों के खिलाफ रद्द-ए-अमल पैदा करती है जिनका जिस्म के साथ इम्तिजाज नहीं है, कोई हम आहंगी नहीं है, और उन हिस्सों के खिलाफ नहीं करती जिनको जिस्म गैर जिस्मानी जिस जिंदगी की किस्मों के तौर पर कबूल कर चुका है। इंसानी जिस्म में कई किस्म के बायोटिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली कई शक्लें हैं जो इंसानी जिंदगी का हिस्सा बन के उसमें मददगार भी बनी हुई हैं। उनके खिलाफ सल्फर रद्द-ए-अमल नहीं करती, बल्कि वो जरासीम, वो वायरस जो जिंदगी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं उनके खिलाफ रद्द-ए-अमल करती है। और ये रद्द-ए-अमल इतना ताकतवर है कि जैसा कि मैंने बयान किया है, सिल के मरीज को ये इस रद्द-ए-अमल की वजह से भी ये मार सकती है। ऑर्डर ठीक है, मगर उसकी मिकदार कंट्रोल करना होम्योपैथ का काम है। अगर होम्योपैथ गलती करे, ज़्यादा ताकतवर ऑर्डर दे देगा, तो जिसमें ताकत नहीं है वो अपनी कोशिश ही से मारा जाएगा। ये है बात जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और इस ज़माने में सल्फर की, सिलिशिया की, इनकी पहचान और इनके फ़र्क। सल्फर गर्म है, सिलिशिया ठंडी दवा है। इसके अलावा सल्फर का ताल्लुक कैलकेरिया कार्ब से जो है वो ये है कि कैलकेरिया कार्ब गैर बैरूनी जिंदगी के ज़र्रात को, जिसको बैक्टीरिया या वायरस वगैरह कह सकते हैं, अगर वो मुस्तकिल घर कर रहे हों उनको कैद कर देती है। कैलकेरिया एक किस्म का फॉसिलाइज कर देती है उनको, और उनके गिर्द वो मादे चढ़ाकर खौल बना देती है, उसमें वो मुक़य्यद हो जाते हैं। बस सल्फर का क्रॉनिक कैलकेरिया है। यहाँ इस ताल्लुक में ये होगा कि सल्फर जिनको नहीं मार सकी, जिन ज़र्रात को, उनको कैलकेरिया खौल बंद कर देगी, लेकिन इसके बाद फिर सल्फर नहीं देनी, फिर लाइकोपोडियम देनी है। लाइकोपोडियम देकर फिर अगर आप सल्फर देंगे तो कैलकेरिया के इस असर को मिटाती नहीं। क्या वजह है ये मुझे समझ नहीं आई, ना कहीं किताब में किसी में पढ़ा है, लेकिन ये वाक़या है कि सल्फर देने के बाद कैलकेरिया दें तो वो उन ज़र्रों को जो गैर मुल्की हैं हमारे अंदर, उनको कवर कर देगी, उसके गिर्द मादा चढ़ा देगी और उनको उन खौल बनाकर उनके अंदर कैद कर देगी। अगर दोबारा सल्फर दे दें तो ख़तरनाक टकराव हो जाता है इस रुझान के साथ, वो उनको तोड़ती है और कई किस्म की खराबियाँ पैदा होती हैं। लाइकोपोडियम दे दें अगर, और कुछ अर्सा लाइकोपोडियम दें, यहाँ तक कि लाइकोपोडियम खुद सल्फर का मुतालबा शुरू कर दे, फिर सल्फर दें। फिर जब सल्फर कैलकेरिया की इलामतों में तब्दील हो तो कैलकेरिया दें। इस सूरत में कोई अंदरूनी तसादुम वाक़या नहीं होगा। समझ गए?